हम इसमें टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रभाव को। इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक ये रॉड है और इससे अगर हम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि अपने आस-पास इसके आस-पास इतना एक एरिया रहेगा, इसमें आप मैग्नेटिक प्रभाव देख पाओगे। इसमें आप मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देख पाओगे। इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। आइए आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड जो है, ज़्यादा कुछ नियम हमें नहीं देखना, ये सब हमारे में नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बताया आपको। अब होता ये है कि अगर इसको हम ये रॉड ले लें कच्चे लोहे की, ये हो गई कच्चे लोहे की रॉड, कच्चा लोहा ब्रॉट आयरन। इसमें आप एक विद्युत रोधी तार इससे ऊपर से लपेट दो इस तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से आपने लपेट दिया तार, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो अंदर वाली ये जो रॉड है ना, इसको आप बोलोगे कोर, क्योंकि कोई चीज़ अंदर हो जाती है उसको कोर बोलते। और ये जो तार है, इसको आप बोलते हैं सोलेनॉइड। इसी तकनीक का यूज़ करके आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे, जैसे कि डायनोमो में इसका उपयोग देखते हैं, ट्रांसफार्मर में उपयोग देख सकते हैं, विद्युत घंटी में देखेंगे, तार संचार यानी कि वायर कम्युनिकेशन, टेलीफ़ोन, अस्पताल, इन सब में आप इसका इस्तेमाल देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि नर्म लोहे की क्रोड वाली परिनालिका विद्युत चुम्बक कहलाती है। विद्युत चुम्बक का मतलब क्या हो गया? करंट इसमें इस तार से पास होगा ना, तो ये जो रॉड रहेगी कच्चे लोहे वाली, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात ये है कि जो विद्युत चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ना, भई इससे जब ये करंट पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट तो ये क्रिएट कर रहा है अपने आस-पास। लेकिन कितना मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ये क्रिएट कर रहा है और किस इंटेंसिटी के साथ में, ये चीज़ निर्भर करती है 3 चीज़ों पर। पहला है संख्या, जितने फेरों की संख्या अधिक है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी तीव्र होगा। ये फेरे जो आप दिख रहे हैं इस प्रकार के, जितने ज़्यादा ये होंगे टर्न्स, उतने ही ज़्यादा इसका चुंबकीय प्रभाव भी होगा। दूसरा, यदि क्रूड नरम लोहे का है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। अगर ये रॉड आपने नरम लोहे की रखी है, तो प्रभाव ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फ़ील्ड जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तीसरा, धारा का परिमाण जितना अधिक होगा, क्षेत्र उतना तीव्र होगा। सीधी-सी बात है, इस तार से जितना एम्पीयर में करंट पास हो रहा होगा, उतना ज़्यादा इसका प्रभाव मैग्नेटिक फ़ील्ड हमें इसके आस-पास देखने को मिलता है। तो ये मुख्यतः किन कारण से? आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मान लेते हैं कि ये कोई भी एक रॉड है या कुछ भी ऐसा पार्टिकल है, ठीक है? जब इससे लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन पास होती हैं, तो हम उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर होती हैं मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये रॉड है, नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल, तो लाइन उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से जाती है। बात समझ में आ गया? ये इस तरीके से जाती है, ये परपेंडिकुलर हुआ और फिर जाके टर्न होके इस तरीके से आ जाती हैं, राइट? तो इसी को हम कहते हैं, क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स के अलावा एक दूसरा जो पार्ट रहता है मैग्नेटिक फ़ील्ड, तो ये अपने आस-पास जो इनके ये जो रेज़ जाती हैं, यही बनाती हैं आपका मैग्नेटिक फ़ील्ड। बात समझ में आया? मैग्नेटिक फ़ील्ड की जो इकाई होती है, वो टेस्ला 1 टेस्ला हो सकती है, ठीक है? 1 टेस्ला में क्या होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो इकाई होती है, वो होती है वेबर, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है वेबर और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की इकाई होती है, जो कि बराबर होती है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर की। एक चीज़ याद रखना और है कि चुंबकीय क्षेत्र को आप गॉस में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसमें? गॉस। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गॉस में ये इसको ओपन किया जा सकता है फिर नहीं। दूसरा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा मापी होता है। ये धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर, एमीटर भी धारा को मापते हैं यानी कि एम्पीयर को मापता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिबल होता है, यानी कि हल्के से हल्का करंट को भी ये माप सकता है, जबकि एमीटर इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो विद्युत धारा का मान एम्पीयर में ज्ञात किया जाता है, ये तो पता ही है हमें पहले से।
इसके अलावा हम बात करेंगे शंट। शंट क्या होता है? शंट एक वायर होता है, जब भी घर में कनेक्शन वगैरह होता है, शंटिंग वायर होता है। इस तरीके से देखो, ये है, ये दिख रहा है ये शंटिंग है। यहाँ से ये करंट पास होके एक दूसरा परिपथ ऐड कर दिया जाता है। होता ये है, देखो पहले ये समझो कि ये जो बने होते हैं, ये वाले ये ब्रास एंड कॉपर के बने होते हैं। तो शंटिंग है जनरली ये हाई जो करंट होता है, हाई करंट होता है। जैसे कि देखो, अभी आप देख रहे थे धारा मापी और एमीटर, गैल्वेनोमीटर और जो एमीटर है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होता है, लोड ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा आता है। तो अगर हमें इसी लोड को कहीं और दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है, तो हमने यहाँ पर एक शंटिंग वायर लगा दी और यहाँ से 2 वायर लगा दिए, जो वायर को अब और कहीं जाके इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो शंटिंग का जो मेजर काम है, शंट का मतलब होता है डाइवर्ट करना। शंट का जो मेजर काम है वो यही है कि करंट जो होता है उसको डाइवर्ट करना। इस तरीके से ये भी शंटिंग कहलाती है। ये देखो दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो रहा है करंट, इसको भी आप शंटिंग ही कहते हैं। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट शंटिंग का क्या है? तो शंटिंग के जरा एक बार हम फंक्शंस देख लेते हैं, शंटिंग वायर का क्या-क्या होता है। एक फंक्शन तो इसका यही है कि ये मेजर करता है करंट को, डायरेक्ट करंट को, पता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, सीधी सी बात है, अगर मान ली इन दोनों वायर में ओवर करंट हो रहा है, तो शंटिंग लगा के आपने इस करंट को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, तो करंट का प्रोटेक्शन भी कर देता है ओवर करंट का। बैटरी चार्जिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है कि बैटरी चार्जिंग और एच ब्रिज मोटर कंट्रोल भी ये कर सकता है। तो ये था शंटिंग का मोस्टली काम। आगे देखेंगे, वोल्टमीटर क्या है? तो जो विभवांतर होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो मापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाएगा वोल्टमीटर से, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर ये पूछा जो शंट का तार होना चाहिए वो कैसा होता है? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो थिक होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना थिक होगा वायर, उतना कूलम्ब उसमें ज़्यादा पास होगा, तो लाइट का जो एम्पीयर होता है वो ज़्यादा बनेगा। और जितना शॉर्ट होगा, तो जो एम्पीयर लॉस होगा, एम्पीयर जो लॉस होगा वो कम होगा, ठीक है? इस वजह से थिक एंड शॉर्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में का मतलब क्या है, ज़रा ये समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कोई रॉड है। वही है कि जब आप इसके आस-पास, अगर इसमें आप करंट पास करवा रहे हो, तो इसके आस-पास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा या नहीं होगा? ये सुन लो, ठीक है? अब आपने कुछ ऐसी चीज़ लेकर आ जाओ जो इसके पास में रखो और इसका मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित हो जाए, ठीक है? तो इसमें मैग्नेटिज़्म या करंट क्या होने लग जाए, इसमें करंट फ्लो करने लग जाए, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इसका उपयोग बस देखना है कहाँ पे होता है, उपयोग हृदय के लिए जो कृत्रिम पेसमेकर होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, डायनामो में, ट्रांसफार्मर में, आदि में। फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो लॉ है वो किसने दिया है? फैराडे ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लॉ दिया है। अब बात करते हैं रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में सिर्फ हमें 2-3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ ये समझनी है, जनरली हमें ये पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये समझो, देखो इलेक्ट्रॉन जनरली माइनस से प्लस की ओर बहते हैं, यानी कि मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। जबकि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो आपस में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से प्लस की ओर और करंट प्लस से माइनस की ओर। करंट यानी कि जो परिपथ बनता है, जो सर्किट बनता है, ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट सेल तैयार किया। इलेक्ट्रोलाइट सेल का मतलब पहले बताया था, एक बीकर लो, इसमें जैसे मान लेते हैं कि आपने H2SO4 का एक विलयन डाल दिया। तो इसमें आपने एक रॉड डाल देते हैं आप कॉपर की, एक डाल देते हैं जिंक की, इसको बोलते हैं। तो होता ये है कि जब चार्ज इसको किया जाता है इस विलयन को, तो इसमें एनोड और कैथोड, तो एनोड जो होता है वो क्या होता है? एनोड आपका होता है प्लस वाला और कैथोड होता है माइनस वाला। तो एनोड में ऑक्सीजन कि मतलब ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का जो परत जाके जमेगी,
जगह लेगी, वो कहाँ पे लेगी? एनोड पे। और कैथोड पे होता है रिडक्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन का परत जमती है। तो एनोड चूँकि प्लस का रहता है तो ये देता है, तो इसी वजह से उसको डोनर बोला जाता है, और हाइड्रोजन और कैथोड को हम एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है? तो हमें याद रखना, एनोड ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर? एनोड पे। और कैथोड यानी कि कैट, कैट मतलब बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली हाई होती है, इस तरह से ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन माइनस में हमेशा रहेगा, ऑक्सीजन प्लस में रहता है। या ऐसे भी याद रख लेना कि ऑक्सीजन को हमें हम हर किसी प्राणी को ऑक्सीजन तो अधिक ना अधिक चाहिए ना, तो प्लस में रहेगा, प्लस। बैटरी सेल जो होता है, इसमें ये चीजें थोड़ी सी कैसी होती हैं, जब ये चार्ज करता है बैटरी सेल को, जब हम चार्ज करते हैं तो सेम इसी तरीके से होता है। ऑक्सीक्लोरिक एसिड ये प्लस की मतलब एनोड की तरफ होगा, और जो पोटेशियम होता है ये माइनस पे। जबकि आउटपुट ये वापस देगा, चार्ज हो गई बैटरी, जब ये आउटपुट देता है तो ये बदल जाता है, के प्लस का हो जाता है और OH माइनस में हो कन्वर्ट होता है। बस यही चीजें हमें याद रखनी थी, ठीक है? और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इसमें ये लेड पेरोक्साइड का निर्माण करता है। दो तरीके के सेल होते हैं, एक सीधा संचायक सेल होता है, एक एल्कलाइन एक्यूमुलेटर सेल होता है। इतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, अब ये जो विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातु का निष्कर्षण, यानी कि मान लो कि पानी में कई प्रकार की धातुएं हैं, तो अगर उनको निकालना है तो इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, यानी कि करंट फ्लो करके निकाल सकते हैं। कैसे, कौन कौन सी धातु इससे आ सकती हैं? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिन जिन के भी तत्व पानी में रहते हैं वो सबका एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे इस विधि से HCl वगैरह का कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बस दो चीजें याद रखें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मान लेते हैं कि ये एक कोई मेटल की एक कोई शीट है, ठीक है? अब इसे हम ये मान लेते हैं कि ये किसकी है? जिंक की शीट है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक परत चढ़ा देंगे। एक परत हमें चढ़ानी है, किसकी? कॉपर की। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जिस धातु पर परत चढ़ाना होता है, इसको हम बोलते हैं इसको मतलब नेगेटिव की तरीके से काम कराते हैं, यानी कि इसको काम कराते हैं कैथोड की तरीके से। और कॉपर की हम परत चढ़ाएंगे, तब इसको काम करवाते हैं एनोड की तरीके से, यानी कि प्लस। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो प्लस के तरीके से काम करेगा, और नीचे जिंक वाला जिस पे हमें परत चढ़ानी है वो नेगेटिव के तरीके से काम करेगा। बस यही चीज हमें इसमें देखनी थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रो टाइपिंग में क्या करते हैं, आजकल जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं टाइपिंग की, उसमें क्या होता है, तांबे के वोल्टमीटर में कैथोड की जगह, जनरली जो कैथोड होता है ना, तो कैथोड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। उसकी जगह पर हम तांबे के वोल्टमीटर को रख देते हैं, और वो टाइपिंग में काम आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर में एल्यूमीनियम के दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। इसमें बोरिक एसिड, ग्लिसरीन और अमोनिया जल का मिश्रण विद्युत अपघटन करता है, ठीक है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर में। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी कर सकते हैं हम, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोलाइटिस की मदद से। जैसे कि अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। हमेशा याद रखना, अशुद्ध धातु जो होती है उसका एनोड बनता है। एनोड का मतलब क्या हुआ? प्लस। और शुद्ध धातु का क्या बनता है? कैथोड। कैथोड का मतलब क्या हुआ? माइनस, ठीक है? अशुद्ध फिर प्लस। इस तरीके से तांबा का शुद्धिकरण करते हैं। पूछेंगे कि इनमें में से किस विधि से तांबा का शुद्धिकरण किया जा सकता है, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो तांबा का शुद्धिकरण इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से संभव है। मतलब मेटल्स का प्यूरिफिकेशन आप इलेक्ट्रोलाइसिस से कर सकते हैं। ऊष्मीय प्रभाव में तो कुछ नहीं हमें देखना है, ये ज़रा कुछ आगे क्या है? हाँ, अब ये है कि ऊष्मीय प्रभाव पर कौन-कौन से घरेलू उपकरण आधारित होते हैं, तो एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में जो मिश्र धातु होती है वो किसकी-किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। नाइक्रोम का मतलब है निकेल और क्रोमियम। दूसरी बात है, एक अच्छे हीटर का जो एलिमेंट होता है, जो कुंडली होती है, उसकी प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए। प्रतिरोधकता अधिक होगी तभी तो एक लिमिटेड अमाउंट में जो एम्पीयर है वो पास होगा, ठीक है? तो जितने भी ये एप्लायंसेस होते हैं, इन सबकी जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। साथ ही इनका ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हाई तो हो, और साथ में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है तो प्रतिरोधकता हाई है। हमें कोशिश क्या करनी है कि इलेक्ट्रिक हीटर हमारा पिघल ना जाए। अब पिघल ना जाए इसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ये जल के खत्म ना हो जाए। ठीक है? तो ऑक्सीकरण होने से हमें बचाना होता है, यानी कि जलने होने से हमें बचाना होता है।
चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो हमारी आयरन प्रेस होती है उसमें हम एक अच्छा नाइक्रोम का तार होता है, उसमें भी वही जैसे हीटर में होता है वही नाइक्रोम का होता है। रेजिस्टेंस पावर हाई होती है और ऊंचे ताप पर नहीं पिघलता, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन होने से हमें इसमें भी बचाना है। विद्युत बल्ब में क्या होता है, इसमें टंगस्टन धातु का तंतु फिलामेंट लगाओ। जो फिलामेंट होता है वो किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। और टंगस्टन की जो खासियत है वो ये है कि इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। मैंने क्या बोला, सारे अप्लायंसेस में रेजिस्टेंस हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि हमें इसे भी गलने से बचाना है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बस इतना याद रखना, जो फ्यूज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये वायरिंग करी हमने, बीच में हमने फ्यूज लगाया, क्यों, क्योंकि अगर मान लो लाइट ज्यादा आए तो ये फ्यूज ही खराब हो और ये आगे लाइट सप्लाई ना करो। तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट हमें कैसे करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, जिससे कि ये जल्दी से पिघल के यहीं से पे खत्म हो जाए। तो फ्यूज को हमें पिघलाना होता है, इसी वजह से फ्यूज का जो हम तार बनाते हैं वो टिन वायर होता है। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, वापस आते हैं अपने विद्युत बल्ब पर। अब विद्युत बल्ब में अभी तो हमने क्या देखा कि फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, राइट। और जैसे मान लेते हैं कि ये बल्ब है, ये फिलामेंट तो टंगस्टन का बना है और इसके आसपास जो गैस भरी होती है वो कौन सी, हम लोग अक्रिय गैस भर देते हैं। कभी कभार हम इसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, कभी कभार इसमें आर्गन गैस भी भर देते हैं, जिससे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट मेंटेन रहता है और ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। और जब ये फूक जाता है तो ब्लैकनिंग हो जाता है ना पूरा, ये होता है, ये काला पड़ जाता है। इसका गलनांक कितना होता है, 3500 3500 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जिन्हें जिन अप्लायंसेस को हमें सेव करना है, जो फूके नहीं, जल्दी खराब ना हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही रखना पड़ेगा। ट्यूबलाइट क्या होती है, प्रदीप्तिशील पदार्थ जो होते हैं इन पे लेप चढ़ा रहता है और अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे के साथ इसमें भर दिया जाता है। कौन सी गैस, अक्रिय गैस, कौन सी, आर्गन को, और किसके साथ, मरकरी वेपर के साथ। इस वजह से ये फ्लोरोसेंट लाइट देते हैं और बहुत ज्यादा प्रकाश देते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूब की दक्षता बल्ब की तुलना में अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होती है, बल्ब में गर्मी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। ट्यूब की जो जनरली जो ऊष्मा होती है 60 से 70% वो विद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट होती है। इसी वजह से जो ये ट्यूब होता है ये ज्यादा एफिशिएंट होता है अपेक्षाकृत किसके, बल्ब के। आगे देखते हैं क्या है, विद्युत शक्ति संयंत्र, ये सब ठीक है। घरेलू विद्युत में जरा ये देख लेते हैं। जो घर में विद्युत दी जाती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। 15 एम्पियर की धारा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटर, आयरन और रेफ्रिजरेटर में। अब ये कह रहे हैं कि मेन लाइन कहते हैं, जिस तार से यह धारा प्रवाहित होती है उसे मेंस कहते हैं, ठीक है। मेंस तो हमें पता है, घरों में दी जाने वाली धारा 5 एम्पियर एवं 15 एम्पियर की होती है, दो रीडिंग्स में होती है, 5 एम्पियर की और 15 एम्पियर से हैवी चीज चलाते हैं और 5 एम्पियर में बाकी सारी चीजें चलती रहती हैं। आगे देखते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। अब वायरिंग में हम क्या देखते हैं कि जो जिसमें मतलब फेस, जिस वायर में फेस आता है वो कैसा होता है, रेड होता है। न्यूट्रल कैसा होता है, ये ब्लैक होता है। और ग्रीन जो होता है ये भौमिक होता है, जो अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार की तीन तार में याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज की वायर बताया था, इलेक्ट्रिक फ्यूज में फ्यूज जल्दी फ्यूज हो जाएगा, इस वजह से इसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस सबका हाई होता है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तब ये जल्दी पिघल के खत्म हो जाना चाहिए और आगे सबको बचा लेता है, पूरे अप्लायंसेस को, पूरी कनेक्टिविटी को। इसमें जो फ्यूज के जो तार होता है वो काय का बना होना चाहिए, टीन का। मात्रकों की बात कर लें, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक कूलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक भी वोल्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैराडे। ऊष्मागतिकी की बात करते हैं ये, सॉरी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रिक करंट का माप क्या होता है, एम्पियर है मात्रक, और रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है। इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो क्या है, वाट है, वाट, पी से पावर। चलिए ये देख लिया। इसके अलावा दो फॉर्मूला हमने देखे थे, V इक्वल टू आई आर। आई यहाँ पर क्या है, ये एम्पियर है करंट, आर है मतलब रेजिस्टेंस, तो यही उन्होंने यहाँ पर दिया है, V इक्वल टू आई आर। और एक हमने देखा था पी वी, पी आई वी, आई इंटू वी। तो पी से क्या था, ये पावर है, पावर का मतलब हो गया ये तो वाट। आई से रेजिस्टेंस हो गया ये हमारा है ना एम्पियर,
इंटू वी से ये हो जाएगा आपका वोल्ट, पी हाई वी। तो 2 फ़ॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इससे हम सारे के सारे इसके न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। चुंबकत्व की बात करते हैं ज़रा, चुंबक में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है। एक तो ये होती है परमेबिलिटी। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो उससे होकर अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएँ गुजरती हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये पदार्थ रखा है, तो चुंबकीय मतलब हर चीज़ कुछ ना कुछ चार्ज अवस्था में तो होती है, तो इससे बहुत सारी चुंबकीय रेखाएँ गुजरती हैं। जितनी ज़्यादा चुंबकीय रेखाएँ गुजरती हैं, उसी को हम चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब चुंबकत्व का गुण कितना है। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है, और एक चीज़ याद रखना है कि एल्यूमीनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होती है। सीधी-सी बात है, एल्यूमीनियम को आप रखो, लोहे को रखो, कौन ज़्यादा जल्दी चिपकेगा जाके? चुंबक से, लोहे चिपकेगा। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का मतलब क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति। भई, जिन पदार्थों में मान लो कि ये कोई मतलब रॉड रखा है, इसके आस-पास मैग्नेट है, इसके आस-पास कोई मैग्नेटिक फ़ील्ड है। अगर कोई भी वस्तु को आप यहाँ पर लेकर आइए, तो कितनी जल्दी के साथ ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। हर वस्तु में चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे लोहे में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। 3 प्रकार के मैग्नेट्स सब्सटेंसेस होते हैं। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है? अनउचुंबकीय, जैसे कि प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्यूमीनियम, ये सब। दूसरा होता है लो चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, चिपक जाते हैं उससे, किससे? मैग्नेट से। तो ये है फेरस, यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल और मिश्र धातुएँ जो होती हैं, वो सब फेरोमैग्नेटिक का गुण है। एक होती है प्रतिचुंबकीय। प्रति के वर्ड्स का मतलब है अपोज़िट। अगर चुंबक इस तरफ को है तो वो दूर हट जाती हैं इससे, ठीक है? इसी को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। जैसे कि बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल यानी कि पानी भी ऐसा ही होता है, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सब कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय गुण शो करते हैं। बस यही था हमारा आज की टॉपिक।